हेलो एंड वेलकम बच्चों टू येट अनदर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स आईएससी। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है क्या नहीं है सब अपने ढंग से जानेंगे। यहाँ बेसिकली अपने हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ बेसिकली अपने समझेंगे किन चीजों के बारे में। 1991 से जो इंडिया का हाल हुआ, जो इंडिया ऊंचाइयों तक पहुंचने का ट्राई कर रहा था 1991 से, उसका अपने यहाँ बात करेंगे। ठीक है ना। आप लोग को शायद मैंने टाइमलाइन बताया था लास्ट क्लास में। क्या टाइमलाइन था? 1947 तक ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, बराबर 200 सालों तक, राइट। हमें बहुत चूसा उन्होंने, हमारे सारे रिसोर्सेज को इन लोग अपने जो ब्रिटेन का जो आइलैंड है वहां पे इन लोग ले गए, हमारे सारे रिसोर्सेज को हमें कंगाल बना दिया। 1947 में हमें आजादी मिला। फिर यहाँ आता है 1991। ठीक है। बीच में 1950 से 1990 तक जो अपने लास्ट चैप्टर पढ़े थे, क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग। रिमेम्बर इकोनॉमिक प्लानिंग का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो 1950s से स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। उसमें हम लोगों ने देखा कि पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रोल था। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने दिया। गवर्नमेंट चाहता था कि पब्लिक सेक्टर आगे बढ़े। गवर्नमेंट चाहता था उसके जितने कंपनीज है, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो सारे इंडिया में रहे। प्राइवेट लोगों को गवर्नमेंट नहीं घुसने दे रहा था। गवर्नमेंट को लगा दिस इज द करेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। गवर्नमेंट को लगा इसी से इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। पर गवर्नमेंट देखा कि बाई 1990 इंडिया जितना कंगाल था 1947 में, उससे ज्यादा कंगाल इंडिया 1990 में हो गया। इसका मतलब समथिंग वाज एट फॉल्ट, राइट। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से आजादी के बाद इंडिया हैंडल्ड द इकोनॉमी, हैंडल्ड द इकोनॉमिकल थिंग्स, हैंडल्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाज नॉट द बेस्ट वे। ठीक है। 1990 तक क्या हो गया? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा। पता है ना, इंडिया में सारा तेल जो है, सारा पेट्रोल डीजल जो है, मैक्स ऑफ देम कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यहां से आता है सारा हमारा तेल। हम इन सब का पेमेंट डॉलर में करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डॉलर ही नहीं बचा था उतना कि हम 2 हफ्ते से ज्यादा का पेट्रोल मंगा सके। सोचो 1990 1991 में, इस एक साल में, इस एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का पूरा पैसा खत्म हो गया था। लोन चुकाते चुकाते, लोन चुकाते चुकाते सिर्फ इतना ही डॉलर्स गवर्नमेंट के पास बचा था कि वो 2 हफ्ते का पेट्रोल मंगा सके। जस्ट इमेजिन। फिर 2 हफ्ते बाद क्या होगा? द इंडियन इकोनॉमी विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। पेट्रोल फिर बचेगा नहीं इंडिया में, तो कैसे कुछ भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तब गवर्नमेंट ने क्या है, वर्ल्ड बैंक 1991 में, गवर्नमेंट आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन लोग के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गया कि हम लोग को आप लोग से 7 to 8 बिलियन डॉलर्स चाहिए। एट दैट टाइम बच्चों, 7 to 8 बिलियन डॉलर्स was a lot of money। अभी तो अंबानी के पास भी इससे काफी ज्यादा होगा। तो एट दैट टाइम इंडिया वेंट टू टेक मोर लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। पर इन लोगों ने बोला कि भाई तुम ऑलरेडी बहुत लोन ले चुके हो हम लोग से। इस दौरान तुम हम लोग से ऑलरेडी बहुत लोन ले चुके हो अपना देश चलाने के लिए। अब हम देख रहे तुम्हारा देश तो और कंगाल हो गया है। हम लोग लोन तुमको देंगे अब, पर हमारी शर्तों में तुमको लोन देंगे हम। तुम लोग जिस तरीके से कंट्री को हैंडल कर रहे हो, बहुत ही घटिया तरीका है वो। जो जो कंडीशंस हम तुम लोग के सामने रखेंगे, उसी के हिसाब से तुमको अब आगे चलाना पड़ेगा। देन केम द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
एक्चुअली इस चैप्टर का नाम पता है बच्चों, इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। लिबरलाइजेशन तो बस एक छोटा सा पार्ट है इस पॉलिसी का। ये पॉलिसी 3 पिलर्स से बना हुआ है बच्चों। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। But I don't know for what reason this chapter is just named after liberalization. चलो ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप लोगों को नया इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करना पड़ेगा 1991 में, जिसमें हम जिस तरीके से आप लोग को कंट्री रन करने बोलेंगे, हम आपका अच्छा ही चाहेंगे, ऐसा नहीं कि हम लूटेंगे आपको, हम आपका अच्छा ही चाहेंगे। आपको कंडीशंस सेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 7 to 8 बिलियन डॉलर्स हम आपको लोन में देंगे। तो गवर्नमेंट ने ये शर्तें मंजूर किया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एनईपी 1991। 1991 बच्चों बहुत ही माइलस्टोन ईयर, बहुत ही ऐतिहासिक ईयर था। आई वॉज नॉट बोर्न दैट टाइम। इट वॉज अ वेरी ऐतिहासिक ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, दिस चेंज्ड एवरीथिंग, दिस चेंज्ड लिटरली एवरीथिंग। इसके पहले जो गरीबी था वो बहुत कम होने लग गया आफ्टर 1991। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को वही चीज देखना है। ब्रिटिशर्स ने हमें कैसे क्या लूटा था, ये चैप्टर आप लोग को ऑलरेडी डिलीटेड हो गया था। ठीक है, आप लोग का जो फ्रैंक का बुक है, अपडेटेड फ्रैंक का जो बुक है, उसमें तो आपको ये चैप्टर भी नहीं मिलेगा, नहीं तो पहले इसका भी जिक्र किया जाता था। और इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, जो 1950 से 1990 का स्टोरी है। अब जो थर्ड फेज है बच्चों, थर्ड फेज है 1991 से करंट ईयर तक, जो थर्ड फेज है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ बच्चों। और मैं आज एक बहुत ही मस्त निमोनिक आपको देने वाला हूं, 8 फीचर्स याद करने का, एंड इट विल इन्वॉल्व योर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल दीपिका पादुकोण। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन। आ जाओ। 1991 को इंडिया के हिस्ट्री में लैंडमार्क ईयर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मेजर चेंज आया था स्ट्रैटेजीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, मेजर चेंज आया था। ठीक है, इसको अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, इसको अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। रिफॉर्म्स बच्चों एक बहुत ही बड़ा चीज हो गया है, रिफॉर्म्स एक बहुत ही बड़ा चीज हो गया। जैसे पकड़ लो, अभी तक आप लोग ऑफलाइन ही पढ़ा करते थे, मैं सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ाया करता था 2 साल पहले तक। अब एक ह्यूज चेंज कोरोना ने हमारे लाइफ में ले आया। अब ऑनलाइन स्टडीज आर द बेसिक नॉर्म, ऑनलाइन स्टडीज ही करते हैं आजकल सब लोग। तो ये एक रिफॉर्म हो गया है, दिस इज अ रिफॉर्म इन द एजुकेशनल सेक्टर। अगर कुछ बहुत ही बड़ा चीज होता है ना बच्चों, उसको हम लोग रिफॉर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ बहुत ही बड़ा चीज हुआ 1991 में, जैसे मैंने बताया था, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के थ्रू। दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी जो 3 स्तंभ है इसके, द 3 आयरन पिलर्स। L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization। तीनों का हल्का फुल्का ज्ञान लेते हैं, तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, थोड़ा लूज रखना। जैसे पकड़ लो, पहले पेरेंट आपको घर से निकलने ही नहीं देते थे कि नहीं तुझे कहीं नहीं जाना है। नाउ दे हैव बिकम मोर लिबरल। लिबरल का मतलब क्या है, आपको थोड़ा फ्रीडम दे रहे हैं, आपको थोड़ा आजादी दे रहे हैं। जितना एक्सट्रीम एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस पहले था कि नहीं लड़कों के साथ नहीं घूमोगे तुम, अब क्या है, पेरेंट्स बोल रहे हैं हाँ घूम बेटा, लड़कों के साथ घूम, पर 7 बजे के पहले घर पहुंच जाना, उसके पहले जितना घूमना है बेटा घूम। तो नाउ योर पेरेंट्स हैव बिकम मोर लिबरल। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी रेस्ट्रिक्शंस था पहले उसको या तो पूरा का पूरा हटा देना, या तो एटलीस्ट रिड्यूस करना। जैसे मैंने बताया था ना, ये जस्ट आफ्टर आजादी गवर्नमेंट ने क्या है, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने नहीं दिया। गवर्नमेंट चाहता था सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही आगे बढ़े, बिकॉज गवर्नमेंट को लगता था कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव से काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव से काम करेगा तो इस कारण क्या होगा, इंडिया में और लूटपाट मचेगा। इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया भाई छोड़ दो उनको उनके हाल पे।
घुसने ही मत दो, प्राइवेट लोगों को बिजनेस ही करने मत दो। ना हमारे यहाँ केएफसी था, ना डोमिनोज था, ना पिज्जा हट था, बर्गर किंग तो अभी आया है खैर। तो ये सब जो भी एमएनसी, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे, ये इंडिया में अपना स्टोर्स नहीं खोल सकते थे। अगर आपको डोमिनोज पिज्जा खाना था तो आपको भैया यूएस से मंगाना पड़ेगा। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद एक सड़ा हुआ, मॉस से भरा हुआ, है ना, फंगी से भरा हुआ पिज्जा आपके पास आता। खा पाते क्या आपने? नहीं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है अब प्राइवेट सेक्टर भी घुसेगा अंदर। अब गवर्नमेंट ज्यादा अपना है ना माथापच्ची नहीं करेगा। बोलो हर्षित, क्या बोलना है तुमको? भैया आप जैसे एमएनसी के बारे में बोले, तो मानिए कोई भी यहाँ पे फिर अपना स्टार्टअप भी नहीं कर सकता था, समझ लो कोई दूसरा चीज के लिए स्टार्टअप भी नहीं कर सकता था। देखो, ऐसे छोटे मोटे दुकान तो पक्का ही रहा होगा, छोटे मोटे दुकान तो सबके रहते थे उस वो तो वक्त। ऑब्वियस है, वो तो है ही, माने हाँ, थोड़ा सा बिग स्केल में बिग स्केल में अपना खुद कोई, का प्राइवेट बिजनेस। हाँ बिग स्केल में नहीं कर सकता था उतना कोई। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल वेर देयर। ऐसा नहीं कि मतलब 0% प्राइवेट सेक्टर था, नहीं, 2-5% प्राइवेट सेक्टर थे, ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम वेर देयर। लाइक हमारे बिरलाज हो गए, टाटाज, इन लोग तो 1950s 1960s से काम कर रहे हैं, तो इन लोग ही कुछ लोग मौजूद थे, ठीक है। पर ओके बाकी सर। जो, बाकी जो नए नए लोग हैं, नए नए, जैसे अगर मुझे कुछ खोलना है, मुझे अगर पकड़ लो, मैंने वाओ मोमो का कॉन्सेप्ट सोचा, मैंने सोचा कि मैं 5 जगह वाओ मोमो का स्टोर खोल दूं, तो मैं नहीं कर सकता था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम करके रखा था। भाई लाइसेंस मतलब समझ रहे हो ना, ब्राइब, ब्राइब। तो बड़े बड़े आदमी ही क्या है, ब्राइब दे सकते थे गवर्नमेंट को, खिला सकते थे ये सब, छोटा आदमी कहां से करेगा? तो घुसना पॉसिबल नहीं था प्राइवेट सेक्टर का उस वक्त इंडियन इकोनॉमी के सीन में। समझ में आया ना? आ जाओ। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्री करना इकोनॉमिक एरियाज को विद द रेस्ट्रिक्टिव रूल्स सच एज कंट्रोल्स, लाइसेंसिंग एंड परमिट्स। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस था? गवर्नमेंट ने कंट्रोल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बनाए रखा था कि नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग सिस्टम बना के रखा था, कोई नए कंपनी को अगर घुसना है मार्केट में तो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस ही नहीं देगा। गवर्नमेंट उसको लाइसेंस नहीं देगा तो कहां से घुस पाएगा फिर वो, ठीक है। परमिट्स भी वही चीज हो गया। तो गवर्नमेंट अपना बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक करप्शन करता था उस वक्त। गवर्नमेंट को जो बड़े बड़े आदमी पैसा खिलाते, गवर्नमेंट उनको बिजनेस करने देता। तो हर एक आदमी का तो बस का बात नहीं था ना ये। तो इस कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी नहीं बढ़ पाया अपना इंडिया का बिफोर 1991, ठीक है, बिकॉज ऑफ सच रेस्ट्रिक्टिव रूल्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? इन सारे शैकल्स को, इन सारे हर्डल्स को या तो रिमूव कर दो कंप्लीटली, या तो रिड्यूस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट के इतने सारे कंपनीज थे, गवर्नमेंट के इतने सारे कंपनीज थे, क्या लगता है बच्चों, गवर्नमेंट के इतने सारे कंपनीज थे, क्या सभी प्रॉफिट मेकिंग रहे होंगे क्या? नहीं भैया, गवर्नमेंट का इतना सारा तो ज्यादा, फिर गवर्नमेंट का सर्विस मोटिव ज्यादा होता। हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल सही, सोशल वेलफेयर मोटिव होता गवर्नमेंट का। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो तुम लोग भी। गवर्नमेंट मेनली काम करता है फॉर सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट के पकड़ लो 100 कंपनीज खोले हुए हैं, तो उसमें से 90 कंपनीज तो लॉस मेकिंग है, बाकी 10 कंपनीज जो है वो भयंकर प्रॉफिट कमा रहे हैं। थिंक अबाउट LIC। LIC इज कॉल्ड द कैश काउ ऑफ द गवर्नमेंट। कैश काउ क्यों? बिकॉज उसके पास इतना कैश है, इतना कैश है भाई, इतना जमा करके रखा है पैसा वो, गवर्नमेंट को बहुत प्रॉफिट दिलाता है LIC, ठीक है ना। पर सारे कंपनीज ऐसे नहीं थे गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा था कि भैया जो मेरा लॉस मेकिंग कंपनीज है, जो कंपनीज मेरे को प्रॉफिट नहीं दिला रहा है, कुछ कुछ कंपनीज को तो मैं रख लूंगा फॉर सोशल वेलफेयर, पर बाकी सारे कंपनीज को मैं बंद कर दूंगा। बंद करने का मतलब क्या है? मैं उसके एसेट्स को बेच दूंगा, मैं वो कंपनी किसी के नाम कर दूंगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया, गवर्नमेंट अपना कंपनीज बेच रहा है, जिसको खरीदना है आके खरीद लो। लाइक अभी देख रहे हो ना बच्चों, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज का कुछ कुछ ट्रैक्स जो है, कुछ कुछ एरियाज जो है,
वो गवर्नमेंट बेच दिया और आगे भी बेचने का सोच रहा है। पकड़ लो, बोल देगा अंबानी को कि अंबानी भाई तेरे को पूरा महाराष्ट्र का इंडियन रेलवेज खरीदना है क्या? अंबानी भाई बोल देंगे जी हाँ खरीदना है। तो लो, प्राइवेटाइजेशन हो गया इंडियन रेलवेज का। एलआईसी को भी क्या है, गवर्नमेंट, एलआईसी बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, एज आई टोल्ड यू, इट्स द कैश काउ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चाह रहा है ना कि उसका 5-10%, 5-10% भी कितना कितना करोड़ रुपया का होगा सोच लो। गवर्नमेंट सोच रहा है कि एलआईसी का 5-10% को प्राइवेटाइज कर दे, प्राइवेट लोगों को बेच दे, ठीक है ना। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट उन्हें बेच रहा है किसको? गवर्नमेंट उन्हें बेच रहा है प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट उन्हें बेच रहा है प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दे रहा है, कॉम कॉम कॉम, COM, गवर्नमेंट अपने पीएसयू का कॉम ट्रांसफर कर दे रहा है। कॉम मतलब क्या हो गया? C फॉर कंट्रोल, O फॉर ओनरशिप एंड M फॉर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट पूरे तरीके से वो कंपनी बेच देगा, पूरा ट्रांसफर कर देगा, कॉम, कंट्रोल भी, ओनरशिप भी और मैनेजमेंट भी। इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेटाइज हो गया, प्राइवेट आदमी ने खरीद लिया। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। दे से आफ्टर द बूम ऑफ इंटरनेट क्या है? द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। समझ रहे हो ना? ग्लोबल विलेज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है भाई? खोल दो, सब खोल दो। खोल दो क्या? अपने बॉर्डर्स को खोल दो। इंपोर्ट जो आ रहा है लो, एक्सपोर्ट जो कर रहे हो करो। पूरा जो अर्थ है, सारे कंट्रीज जो है एक सिंगल मार्केट बन जाएंगे, जिसको जो कंट्री से जो भी खरीदना है, अनलेस इट इज एन इलीगल आइटम, यू कैन बाई इट, ठीक है। आपको अगर यूएस से लोन लेना है, आप लोन लो यूएस से। यूएस में किसी को लोन देना है, आप दो। हेक, इंडिया में तो आप लोग समझते होंगे बीपीओ, कॉल सेंटर्स। इंडिया में इतने सारे कॉल सेंटर्स खुले हुए बच्चों, जो यूएस क्लाइंट्स का बात सुनते हैं फोन में और उनको हेल्प आउट करते हैं। सोचो, यहां बैठा हुआ, इंडिया में बैठा हुआ इंसान वो हेल्प कर रहा है यूएस में बैठे हुए क्लाइंट्स को। इट हैज ऑल बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंटरनेट का जो बूम है उसके कारण, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग। Globalization means integrating the national economy with the world economy, with the world economy, ठीक है ना। ताकि वर्ल्ड जो है एक सिंगल ग्लोबल मार्केट बन जाए। हमें रिमूव करना है बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। हम सारे बैरियर्स को रिमूव करेंगे ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। बच्चों, ये दोनों का मतलब पता है क्या है? ट्रेड एंड कैपिटल। क्या क्या चीज आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो बाहर से? ट्रेड होता है, ट्रेड होता है बच्चों गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का। समझो इस चीज को। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या कर सकते हो? आप गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, टेक्नोलॉजी, ये सब सबको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। समझ में आया? और कैपिटल मतलब क्या हो गया? कैपिटल मतलब लूजली अभी समझेंगे, मनी। कैपिटल मतलब क्या हो गया? मनी। मनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर आप पकड़ लो, अगर मोदी जी यूएस को लोन दे, मोदी जी यूएस को लोन दे, तो इंडिया से बाहर लोन जा रहा है, अपने बोलेंगे एक्सपोर्टिंग कैपिटल, ठीक है। अगर मोदी जी बाहर से लोन ले कि ओ जो बिडेन साहब, जो बिडेन साहब, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पैसा, अगर
बिडेन से वो लोन मांगे तो इसका मतलब मोदी जी कैपिटल इंपोर्ट कर रहे हैं, कैपिटल इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया ना? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ये जो ट्रेड और कैपिटल है, ट्रेड और कैपिटल है, ये स्मूथली चल सके, स्मूथली चल सके। सारे बैरियर्स जो है, जो इनको रोक रहा है, उसको हटा दिया जाए, बैरियर्स को हटा दिया जाए। ठीक है, चलो ओके। वो मस्त एकदम। बच्चों लिख के, बोल के, अंगूठा दिखा के बताओ सब कुछ क्लियर है कि नहीं यहां तक? यस सर। यस जाओ, बोलते जाओ, बताते जाओ। जहां जो डाउट हो आराम से बताओ, कोई चिंता नहीं है। मजे से समझना है अपने को, मजे से समझना है, मजे से आगे बढ़ना है। चलो, अब दीपिका पादुकोण लगता है वेट कर रही है अपना। आओ दीपिका पादुकोण को उसके बॉयफ्रेंड से मिलाते हैं। अरे अब तो उसका शादी हो गया है उसके साथ। ठीक है, आओ मैं मस्त एक निमोनिक देने वाला हूं यहाँ पे। लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक नाउ। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भाई क्या दरकार था, क्या दरकार था ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लाने का? क्या दरकार था? क्यों इन 40 सालों में, इन 40 सालों में इंडिया इतना बर्बाद हो गया कि इतना 5 ईयर प्लान, इतना माथापच्ची, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी इंडिया डूब गया? क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए था? आ जाओ। 1991 तक द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज वेरी मिजरेबल, वेरी वेरी मिजरेबल। इट वाज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। क्या क्या रीजंस थे? आओ बच्चुआ लोग लिख लो जरा नेमोनिक। रणवीर सिंह का जब शादी नहीं हुआ था पादुकोण के साथ, तब वो लोगों को क्या बोलता होगा? आओ फरमाते हैं। लोगों को वो तब क्या बोलता होगा? यू सी आई एम दीपिका पादुकोण BF। ठीक है, तो जब रणवीर सिंह का शादी नहीं हुआ था दीपिका पादुकोण के साथ, लोगों को वो क्या बोलता होगा कि यू सी मैडम, आई एम DP BF। मैं दीपिका पादुकोण का BF हूं, बॉयफ्रेंड हूं। समझ में आया ना आपको? यू सी आई एम DP BF। चलो आ जाओ। अब इसका मतलब क्या है, आते हैं। यू का मतलब हो गया USSR। यू का मतलब हो गया USSR। सी आ जाओ, कंडीशंस। मैंने बताया ना आपको, IMF और वर्ल्ड बैंक ने कुछ कंडीशंस रखा, तभी तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जन्मा। ठीक है, तो UC हो गया है। I मतलब हो गया इन्फ्लेशन। M इज मैनेजमेंट, जो कि काफी इनएफिशिएंट था। D मतलब हो गया डेट, डेट डेट डेट। P हो गया, पादुकोण को हटाते हैं, P इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का एकदम डिसमल परफॉर्मेंस था, एकदम पुअर परफॉर्मेंस था बच्चों। और BF में आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये कल ही मैंने क्लास 12 में खत्म किया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आप लोग का बच्चों क्लास 12 में आएगा, इस चैप्टर का नाम ही रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। B का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और F हो गया भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉल। चलो आते हैं। तो UCIM DPBF। मैं तो भैया दीपिका पादुकोण का BF हूं। 8 फीचर्स अपने इसके थ्रू याद रख सकते हैं, 8 फीचर्स इसके थ्रू अपने याद रख सकते हैं। ठीक है, U हैज समथिंग टू डू विथ USSR। USSR फॉल हो गया था, टूट गया था वो कंट्री। C हो गया कंडीशंस इम्पोज्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। I इज इन्फ्लेशन। M इज मैनेजमेंट, जो कि काफी इनएफिशिएंट था। गवर्नमेंट देश को मैनेज नहीं कर पा रहा था, बहुत इनएफिशिएंटली मैनेज हो रहा था। D मतलब हो गया डेट,
लोन पे लोन, लोन पे लोन गवर्नमेंट लेते गया, उस पे इंटरेस्ट चुकाते गया। इट वॉज अ वेरी बैड साइकिल। पी मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर, याद है पब्लिक सेक्टर भर्ती पड़ा था इंडिया में, पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस। बी मतलब हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट, मैं समझाऊंगा क्या है। एफ मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई के पास जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी राइट नाउ, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आरबीआई के पास जो पड़ा हुआ है उसके तिजोरियों में, उसको अपने क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डॉलर्स फॉरेन करेंसी, उसमें गिरावट आ गया था, उसमें गिरावट आ गया था। जैसे मैंने बोला ना आपको कि 2 हफ्ता से ज्यादा का पेट्रोल मंगाने का पैसा नहीं था हमारे पास। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ओके, तो भैया एक एक करके देखते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपने बात करते हैं इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। 1991 तक क्या हो गया बच्चों, जो जनरल प्राइस लेवल है इट वाज कंसिस्टेंटली राइजिंग, कंसिस्टेंटली राइजिंग। किस लिए, किस लिए? बिकॉज गवर्नमेंट भैया बहुत पैसा छापे जा रहा था। गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, आरबीआई बहुत पैसा छापे जा रहा था। आप लोग को पता होना चाहिए, अगेन क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा मनी बोल के, क्लास 12 में मनी एंड बैंकिंग बोल के चैप्टर आएगा, वहां आपने जानेंगे। मैं हल्का सा आपको बता देता हूं, अगर दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा मिले तो उसका महत्व कम हो जाता है, और जो भी चीज कम मिले उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अरे भाई, गर्लफ्रेंड से रोज पप्पी मिले तो मजा आएगा क्या? नहीं ना। क्या यार, हर दिन पप्पी मिल जाता है, पर कभी कभी मिले तो फिर अच्छा लगता है ना? तो वही बात हो गया, मनी सप्लाई बढ़ते गया, आरबीआई रिलेंटलेसली विदाउट स्टॉपिंग क्या है, पैसा छापते गया, पैसा छापते गया। उससे क्या है, एक एक रुपए का जो कीमत है वो घटते गया। जो चीज पहले 100 रुपए में मिल रहा है वो चीज अचानक से मिलने लग गया 150 रुपया में। तो एकदम इन्फ्लेशन छाया हुआ था उस वक्त, ठीक है। एंड टू टॉप इट ऑल, एसेंशियल गुड्स का शॉर्टेज, एसेंशियल गुड्स का शॉर्टेज। आज बच्चों आप लोग को दिखेगा कि मार्केट में तो पटेटो नहीं है, मार्केट में तो पटेटो नहीं है, ठीक है। तो थोड़े बहुत जो पटेटो रहेंगे, आप कितने दाम में खरीदना चाहोगे उसको? आपको दिख रहा है मार्केट में तो आलू ही नहीं है, आलू का बहुत शॉर्टेज है। तो जो थोड़ा बहुत आलू मार्केट में रहेगा वो आप कितने में भी खरीदने में रेडी हो जाओगे? हाईएस्ट रेट ऑल्सो, बिल्कुल सही लिख रहे हो, वेरी गुड। हाईएस्ट रेट में भी खरीदने को आप रेडी हो जाओगे कि भैया प्लीज मेरे को ये आलू दे दो, हम डबल रुपया देंगे, हम डबल रुपया देंगे, प्लीज मेरे को आलू दे दो, है कि नहीं? इस तरीके से हो जाएगा ना हिसाब, ये डिमांड बढ़ जाएगा काफी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे मतलब क्या है, इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है। समझ में आया? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट जो कि काफी इनएफिशिएंट था। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। यस, गवर्नमेंट सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा था देश को। बच्चों गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू कमाता है बराबर, पर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के थ्रू ज्यादा पैसा नहीं आ पा रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत हाई रखा हुआ था, जिससे कि लोग टैक्सेस नहीं भर रहे थे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब गवर्नमेंट को देश चलाना है तो गवर्नमेंट बाहर से बहुत लोन लिए जा रहा था, लोन पे लोन, ठीक है, चाइना से लोन, यूके से लोन, यूएस से लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लिए जा रहा था बराबर। चलो वेरी गुड, ठीक है। पर लोन ले रहा है वो देश को चलाने के लिए नहीं, अपने घर को चलाने के लिए। सोचो लोन किस लिए ले रहा है, वो घर को चलाने के लिए। जस्ट इमेजिन, आज आप लोग बिजनेस के लिए लोन लेते हो कि बिजनेस के लिए लोन लोगे, अपना अच्छा सा स्टोर बनाओगे, एक तो शेल्स लगाओगे, वहां पे बढ़िया सा ब्रांडिंग करोगे। अगर आप लोन ले रहे हो अपना घर चलाने के लिए, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है,
बच्चों का ट्यूशन फीस पे करना है, स्कूल फीस पे करना है, उसके लिए अगर आप लोन लोगे तो इसका मतलब समथिंग इज रियली एट फॉल्ट, है ना। तो गवर्नमेंट वही कर रहा था, गवर्नमेंट लोन ले रहा था अपना घर चलाने के लिए, अपने कर्मचारियों का सैलरी पे करने के लिए, देश को चलाने के लिए नहीं। तो गवर्नमेंट ऐसे ही पूरा कंगाल होते जा रहा था। समझ में आया ना? आ जाओ। The government was not able to generate sufficient revenue from taxation. इवन बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थे वो भी फेल कर गए रेवेन्यू क्रिएट करने में। जैसे मैंने बोला ना, लॉस मेकिंग कंपनीज। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बिगैन टू एक्सप्लोड। गवर्नमेंट खर्चा तो भयंकर किए जा रहा था पर उसका रेवेन्यू बहुत कम था। एक्सपेंडिचर एक्सीडेड रेवेन्यू। आप महीना का कमा रहे हो 40 लाख रुपया, सॉरी 40 लाख नहीं, महीना का आप कमा रहे हो 40,000 रुपीज और स्पेंड कर रहे हो 70,000 रुपीज, गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बोरो करते जा रहा था पर वो उसके कंजम्पशन में भी निकलते जा रहा था। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बताया, आप लोन लो बिजनेस के लिए, बहुत बढ़िया बात है, पर लोन लोगे आप अपना घर चलाने के लिए तो ये तो टेरिबल चीज हो जाएगा ना, है ना? ये तो टेरिबल चीज हो जाएगा फिर। चलो, सो दिस इज इट। आई एम तो भैया खत्म हुआ। अब आगे 6 और रीजंस देखते हैं। आ जाओ बच्चों, आगे। नेक्स्ट आता है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। जैसे मैंने बताया ना, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा था उसके रेवेन्यू से। तो गवर्नमेंट भाई, अगर आप 40,000 कमा रहे हो पर स्पेंड कर रहे हो 70,000, तो जो डिफरेंशियल है 30,000 का, वो तो आप या तो पास्ट सेविंग से निकालोगे, या तो किसी से लोन लोगे, या तो भैया अपना कुछ एसेट बेच के उसको लगाओगे, है ना। गवर्नमेंट क्या कर रहा था? गवर्नमेंट बोरो करते जा रहा था। गवर्नमेंट इस एक्स्ट्रा खर्चा को करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट बोरो करते जा रहा था हेवीली फ्रॉम इंडियन बैंक्स, पब्लिक से, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। जैसे मैंने बताया ना आपको, 1991 के पहले भी गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है उससे लोन मांगता था। उन लोग लोन देते थे थोड़ा थोड़ा करके, पर उन लोग भी देखे यार, पानी तो सर से ऊपर हो गया 1991 तक, तो उन लोग अब फ्रेश लोन नहीं दे रहे थे। गवर्नमेंट को बोला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकालने। ठीक है, क्या हो रहा था? गवर्नमेंट के सर पे बर्डन था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का, रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन्स का। फ्रेश डेट्स वेर कंसिस्टेंटली बीइंग डिनाइड। तो गवर्नमेंट के क्या है, सिर पे पूरा होता ना, देखो लाइबिलिटी क्या हो गया बच्चों, लाइबिलिटी सर का बोझ। सर पे बोझ आते क्या गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट बहुत बार क्या कर रहा था पता है, गवर्नमेंट पुराने लोन्स को चुकाने के लिए नया लोन्स ले रहा है। सोचो, मतलब जो पहले ए से लोन लिया था, ठीक है, उसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट बी से नया लोन ले रहा है। अब बी का लोन चुकाने के लिए गवर्नमेंट सी से लोन लेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट आगे बढ़ रहा था। कैसे देश चला था? 1991 में सब कुछ आके टूट पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है दीपिका पादुकोण को फुलफिल करने के लिए डेट्स तो पढ़ लिए। अब पब्लिक सेक्टर के पुअर परफॉर्मेंस में आते हैं। दिस गोज विदाउट डाउट। मैंने आपको बताया 100 कंपनीज है अगर, तो 90 तो भैया लॉस मेकिंग है गवर्नमेंट के लिए, 10 ही प्रॉफिट दिला पा रहा है। तो देयर वाज डिसमल, अटरली रबिश परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो ये 40 साल का पीरियड था, पब्लिक सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था बच्चों, कि तुम लोग को भैया देश को आगे बढ़ाना है। पर भैया सरकारी बाबू है ना, जॉब का तो कोई टेंशन नहीं है, पता है गवर्नमेंट वर्क कर रहा है सोशल वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट तो मुझे निकालेगा नहीं जॉब से। तो 8 घंटे के जॉब में चलो मैं 3 घंटा ही काम करता हूं, बाकी मैं सो जाता हूं, लेट जाता हूं। सो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्टिविटी है एंड रेवेन्यू जनरेटिंग फिगर्स है, वेर मिजरेबली लो। मतलब समझ लो क्या हो रहा है ना, मतलब देख लो गवर्नमेंट किस टेंशन में आ गया होगा ना। गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू कमा पा रहा है, बिकॉज बहुत कम लोग टैक्स पे कर रहे हैं,
और गवर्नमेंट के ये जो बच्चे हैं 100 बच्चे जो है गवर्नमेंट के, उसमें से तो 90 बच्चे बेटा नालायक है। 90 बच्चे तो उसको कमा के नहीं दे रहे, बल्कि 90 बच्चों को जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट उनको खिला पिला रहा है। सोचो, तो गवर्नमेंट तो बेचारा फंस गया पूरा, है ना। कहां से वो देश को चलाएगा बताओ। तो वही चीज हो गया पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस। आई एम डीपी। अब यूसी और बीएफ बचा है, आ जाओ। नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के डेफिसिट में। कोई बता सकता है नॉर्मली डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग डेफिसिट क्या होता होगा? व्हाट इज डेफिसिट? Loss. लॉस, डिक्रीज, डेफिशिएंसी। हाँ सही लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो। शॉर्टेज भी सही है। डेफिसिट का मतलब हो गया कमी, कोई चीज में कमी। ठीक है, किसमें कमी है बच्चों? डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आओ समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। देखो बच्चों, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करता है सामान, इंपोर्ट भी करवाता है सामान। बच्चों मेरे को बताओ तो, कंट्री के लिए बढ़िया क्या होगा, ज्यादा एक्सपोर्ट करना कि ज्यादा इंपोर्ट करवाना? बताओ। एक्सपोर्ट। Export. एक्सपोर्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। कंट्री, हर कंट्री का ख्वाब है, हर कंट्री चाहता है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें और कम इंपोर्ट करवाए। बिकॉज अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो वर्ल्ड ओवर, तो इसका मतलब है आप लोगों को दे रहे हो, आप लोगों से ले नहीं रहे हो, आप लोगों को दे रहे हो। और इससे क्या है, आपके पास पैसा बहुत आएगा, बराबर। वहीं अगर आप सारा सामान इंपोर्ट ही करवाओगे, इंपोर्ट ही करवाओगे, इसका मतलब यू आर एट द मर्सी ऑफ दैट कंट्री। वो कंट्री को आपको नचाना हो अगर, तो वो कंट्री तो आपका खाना पीना बंद कर दे फिर, कि नहीं हम तो अब तुम्हारे यहाँ सामान नहीं भेजेंगे। तो लो बेटा, जो इंपोर्ट करवाते थे अब इंपोर्ट नहीं करवा पाओगे। तो इंपोर्ट का मतलब हो गया आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो हर कंट्री चाहता है कि मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो। पकड़ लो, मेरा एक्सपोर्ट इस साल 10,000 का है, तो इंपोर्ट मैं चाहूंगा 10,000 से कम ही रहे। ठीक है, इंपोर्ट पकड़ लो मैं 7,000 का करा रहा हूं, पर एक्सपोर्ट मैं कर रहा हूं 10,000 का। तो कंट्री के पास 3,000 रुपया तो एक्स्ट्रा आया ना। समझ में आया? अब डेफिसिट का मतलब क्या है, इस चीज में प्रॉब्लम होना। डेफिसिट का मतलब हो गया इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब वही हो गया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फासला, उसका बैलेंस। ठीक है, ये 12 में ढंग से जानोगे आप लोग। डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। डेफिसिट मतलब क्या हो गया कि आप कमा नहीं रहे हो बाहर से नेट, आप बाहर दे रहे हो ज्यादा। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अपने इंपोर्ट करवा रहे हैं 15,000 का, एक साल अपने इंपोर्ट करवा रहे 15,000 का, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ 10,000 का। तो एक्सपोर्ट से हमारे देश में पैसा आया 10,000, पर इंपोर्ट के रूट के थ्रू हमारे देश से 15,000 रुपए निकल गया। तो बताओ तो देश को नुकसान कितने रुपए का हुआ है? 5,000. 5,000 का देश को नुकसान हो गया, बिल्कुल सही। 5,000 का देश को नुकसान हो गया है। देश का 5,000 रुपया फिरंगियों के नाम हो गया, इसी को बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, देश के पास जो डॉलर्स बचा हुआ है, आपको पता ना इंटरनेशनली जो भी ट्रांजैक्शन होता है सब डॉलर में होता है। ठीक है, तो बार बार हर साल यही होता था, हर साल यही होता था कि हम लोग ज्यादा सामान मंगाते थे, कम एक्सपोर्ट कर पाते थे। बिकॉज बच्चों हमारे पास एक्सपोर्ट करने लायक क्या था? कुछ नहीं था एक्सपोर्ट करने लायक। हमारे तो वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर था उन 40 सालों में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। वो भी बहुत ही इंफीरियर घटिया क्वालिटी का सामान बनाते थे। इंटरनेशनली कोई खरीदना नहीं चाहता था इंडियन मेड सामान, और यहाँ इंडिया के जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो बाहर से सामान इंपोर्ट करवाते थे।
तो नेट रिजल्ट यही हो रहा था कि हम कुछ बाहर नहीं बेच पा रहे थे, पर बाहर का सारा सामान जरूर खरीद रहे थे। तो इससे क्या है, डेफिसिट हो गया इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। डेफिसिट कब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में? जब हम लोग पेमेंट जो इंपोर्ट का करते हैं, इट एक्सीड्स the receipts earned from exports. It exceeds the receipts earned from exports. एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा हम इंपोर्ट में खर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। There was a sharp rise in imports. Adding fuel to the fire, there was slow growth of markets. क्यों स्लो ग्रोथ ऑफ मार्केट्स नहीं, सॉरी, स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। हम क्यों ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज हमारा घटिया क्वालिटी का सामान था। घटिया क्वालिटी का सामान था हमारा, एकदम रबिश क्वालिटी का सामान उस समय हुआ करता था, और हमारे नखरे बड़े थे। हमें ज्यादा दाम में बेचना था सामान इंटरनेशनल मार्केट में, समझ रहे हो ना? मतलब आता जाता कुछ नहीं है, फिर भी भैया ठाठ है अपना, फिर भी अपना घमंड है। घटिया सामान बेचोगे हाई एमआरपी का स्टिकर चिपका के, तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो हमारा इंपोर्ट्स तो बढ़ते गया, हम इंपोर्ट ज्यादा करने लगे, पर एक्सपोर्ट्स बच्चों कम होते गया। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या था? देश का जो भी डॉलर्स है वो बाहर 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 जाते गया, बाहर जाते गया। इसका एक्सटेंशन है ये पॉइंट, इसका एक्सटेंशन है ये पॉइंट। यूएसएसआर जो अभी प्रेजेंट रशिया है, और रशिया के लेफ्ट में और छोटे मोटे 10-12 कंट्रीज है, छोटे मोटे कंट्रीज है। मतलब वो 10-12 कंट्री पकड़ लो, अपना यूपी में घुस जाए, ठीक है। यूपी हमारा स्टेट जो है, उसमें वो 10-12 छोटे छोटे कंट्रीज घुस जाए, जस्ट इमेजिन। तो यूएसएसआर जब तबाह हो गया, यूएसएसआर जब 10-12 कंट्रीज में टूट गया था, तब हमारा एक्सपोर्ट्स और गिर गया बच्चों, हमारा एक्सपोर्ट्स और गिर गया। देखो क्या है, यूएसएसआर वाज अ सोशलिस्ट कंट्री, यूएसएसआर वाज अ सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री का एक मेजर आउटलुक, मेजर विजन क्या होता है कि हम लोग सबका भला करना चाहते हैं, हम लोग क्या है, सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं सबका। तो इंडियन कंज्यूमर गुड्स जो है, इन लोग ज्यादा खरीदते थे। They had become major markets for Indian consumer goods. इन लोग सोचता था कि इंडिया वालों का भी क्या है, थोड़ा भलाई हो जाए, और इन लोग को इंडियन जो हमारा जो एक्सपोर्टर्स है वो कम दाम में भी सप्लाई करते थे, ठीक है। रिमेंबर एट दैट टाइम इट वाज अ सोशलिस्ट नेशन, ये सबका भला चाहता है। पर क्या हुआ, 1990 के एंड तक, 1990 के एंड तक ये कोलैप्स कर गया। ये जो यूएसएसआर कंट्री है, मेजर पार्ट रशिया बन गया, बाकी 8-10 कंट्रीज बन गए थे। तो अब ये जो सोशलिस्ट कंट्रीज है, ये बन गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है। इन लोग का माइंडसेट पूरा अलग होता है। इन लोग चाहते हैं कि कम दाम में सामान खरीदे, है ना। इन लोग चाहते हैं कि कम दाम में सामान खरीदे। अब इंडिया बेचारा टेंशन में आ गया। इंडिया को अब एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था ऑन इट्स एबिलिटी टू compete। पहले मतलब पकड़ लो यूएसएसआर जैसे चाचा का बेटा हो, चाचा का बेटा हो तुमसे ही सामान लेगा, रिश्ते में आता है ना, तुमसे ही सामान लेगा। पर अब पकड़ लो, क्या चाचा का बेटा तो अब तुमसे बैर कर लिया, चाचा का बेटा क्या है, तुम्हारे साथ झगड़ा कर लिया। तो अब तो तुमसे वो खरीदने वाला नहीं है। कुछ उस हिसाब से यहाँ पे हुआ वो चीज, ठीक है। इंडिया को अगर अब सामान बेचना है इन सारे नेशंस को, तो इंडिया को अपना प्राइसेस कम करना पड़ेगा, इंडिया को अपना क्वालिटी बेहतरीन करना पड़ेगा, इंडिया को सारे कंट्रीज से लड़ना पड़ेगा गुड्स के हिसाब से, ताकि वो इन जो छोटे मोटे कंट्रीज थे वहां तक अपना सामान पहुंचा सके। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो और गिर गया, और गिर गया।
बिकॉज इंडिया का ये जो मार्केट था, बहुत ही बेहतरीन जो मार्केट था इंडिया का, वो अब गया इंडिया के हाथ से। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी टेरिबल थिंग एज वेल। ओके, आ जाओ, जिसको जो डाउट हो बच्चों पूछो मेरे को। हम लोग यूसी तक भी आ चुके हैं अब। ओ सॉरी, यूसी तक थोड़ी ना आए अपने, यू और बी तक आए हैं ना। अभी कंडीशंस बाय द आईएमएफ और एफ फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो बचा हुआ है। ओके बच्चा लोग, यहां तक सब क्लियर है? अगेन वन फीडबैक, फटाफट यस लिख दो, बोल दो, अंगूठा दिखा दो। Yes, sir. यस सर। यस सर। सब कुछ क्लियर है तो लिखते जाओ, डायरेक्ट मैसेज में अंगूठा दिखाते जाओ, बोलते जाओ। चलो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। आओ आगे बढ़ते हैं अपने। अब लास्ट दो अपना क्या बचा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉल आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉल आ गया। ऐसे ही करते करते प्रॉब्लम्स क्रिएट होते गया। इंपोर्ट ज्यादा करवा रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे हम लोग, तो देश का जो भी डॉलर्स है वो बाहर 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 जाते जा रहा था। अब एक भयंकर चीज क्या हो गया ना, 1991 में वॉर छिड़ गया बिटवीन द गल्फ कंट्रीज ऑफ इराक एंड कुवैत। वॉर छिड़ गया बिटवीन दी गल्फ कंट्रीज ऑफ इराक एंड कुवैत 1991 में। मतलब बेटा सब कुछ 1991 में होना है, नहीं क्या? सब कुछ इसी समय होना है। यूएसएसआर भी टूट गया इसी समय। हाँ, इन लोग के बीच में वॉर भी हो रहा है इसी समय। अरे सोचो कितना तकलीफ होता है, एक ही समय में सब कुछ घटने लग गया। अब इराक कुवैत से हमारे पास बहुत तेल आता था, पेट्रोल डीजल वगैरह आता था। अब ये बेचारे एक दूसरे से लड़ने में बिजी है, हमारे को कहां से तेल बेचेंगे ये, है ना? तो अब जो बच्चा कुचा तेल था उसका प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट कर गया, एकदम स्काई रॉकेट। तो हम जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, उसका बिल भी एकदम स्काई रॉकेट कर गया, भयंकर। इतना पैसा कहां से लाए हम? तेल तो हमको मंगाना ही है, हमारा पूरा देश चलता है तेल में। पेट्रोल डीजल अगर एक दिन भी नहीं रहे तो ऑल दी इंडस्ट्रीज विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो ऑयल बिल एकदम शूट अप कर गया। तो इस कारण क्या है, इंडिया का पैसा भी कम होते गया, डॉलर सब निकलते गया। दिस लेवल वाज नॉट एडिक्वेट फॉर टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। जस्ट इमेजिन, हम लोग और 2 हफ्ते से ज्यादा इस तेल के इंपोर्ट को फाइनेंस नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते। 2 हफ्ते का मैक्स टू मैक्स तेल और आता, उसके बाद भाई इंडिया से गयो तेल तो गयो। और याद है ना, गवर्नमेंट ने इतना लोन लेके रखा है फॉरेन से, उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। हमारे पास इतना भी डॉलर्स नहीं था कि हम लोन तो छोड़ो, लोन तो छोड़ ही दो बेटा, हम लोग इंटरेस्ट भी पे कर पाए, उतना भी हमारे पास डॉलर्स नहीं था कि हम इंटरेस्ट भी पे कर पाए इन इंटरनेशनल लेंडर्स को जिन्होंने हमें पैसा दिया। और इतना ग्रिम सिचुएशन आ गया था कि उस समय चंद्रशेखर का गवर्नमेंट था, चंद्रशेखर का गवर्नमेंट था उस वक्त। उन्होंने मॉर्टगेज कर दिया कंट्री का गोल्ड रिजर्व्स। सोचो, गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास जो गोल्ड रिजर्व्स था, गोल्ड जो टन्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड पड़े हुए थे, गोल्ड पड़े हुए थे, उसको मॉर्टगेज कर दिया वर्ल्ड बैंक के पास कि ठीक है, अच्छा आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेश लोन मत दीजिए, इस बार आप लोन दीजिए हमें, हम लोग गोल्ड रखवा रहे हैं आपके पास, हम लोग गोल्ड रखवा रहे हैं आपके पास, प्लीज ये लास्ट विनती है हमारा, गोल्ड रख लीजिए और हमें आप कुछ लोन दे दीजिए, ताकि हम जो भी जिन्हों से भी लोन लिए हुए हम लोग उनको लोन रिटर्न कर पाए, पैसा रिटर्न कर पाए उनको। जस्ट इमेजिन, ऐसा हिसाब होने लगा। एक फन फैक्ट बताऊं बच्चों, एक फन फैक्ट मैं बताता हूं। आरबीआई ने इंग्लैंड से लोन लेने के लिए आरबीआई ने वहां बहुत सारा गोल्ड भिजवाया था।
बहुत सारा गोल्ड। अभी भी इंग्लैंड के पास हमारे आरबीआई का, हमारे देश का गोल्ड पड़ा हुआ है। आरबीआई पर मंगा नहीं रहा उस गोल्ड को, बिकॉज आरबीआई को टेंशन है कि इतना सारा गोल्ड अगर आरबीआई मंगवाए तो कोई टेररिस्ट लोग जो है उस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। नेट में पढ़ना इस चीज के बारे में, लिखना इंडियाज गोल्ड विथ इंग्लैंड, आरबीआई गोल्ड विथ इंग्लैंड। तो वो आरबीआई ने इंग्लैंड के पास ही छोड़ दिया कि भैया तुम ही रखो। तो वो इंग्लैंड का जो बैंक है ना, आरबीआई को हर साल अच्छा खासा इंटरेस्ट देता है। समझ रहे हो? हाँ हर्षित बोलो। सर अगर उस समय चाहते तो वो गोल्ड को बेच के भी तो पैसा ला सकते थे। पर बाबू देखो, गोल्ड को अगर बेचेगा, हमारा उस समय जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुम। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था, इट वाज लिंक्ड टू गोल्ड। पहले का सिस्टम थोड़ा अलग था। जैसे अभी क्या है, $1 ₹75 के आसपास घूमता है ना, उस समय घूमता है, राइट, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। पर उस समय हमारे कंट्री ने फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉलो किया हुआ था। पकड़ लो ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, $1 इज ₹20, ये फिक्स किया हुआ था हमारी कंट्री ने। पकड़ लो एग्जांपल, ना इसके ऊपर जाएगा रेट ना इसके नीचे जाएगा रेट। किस बेसिस पे कंट्री ने फिक्स किया? कि हमारे पास गोल्ड इतना ज्यादा है, उस बेसिस पे। पर अगर कंट्री हमारा उन सारे गोल्ड को बेच देता तो ये जो रेट है जो हमारे गवर्नमेंट ने फिक्स किया, ये रेट गवर्नमेंट नहीं रख पाता फिर। और दूसरा चीज ये है कि हमारे देश का इतना सारा गोल्ड जो है वो फालतू का बाहर हमें बेचना पड़ता। इट इज द सेम वे एज द गोल्ड लोन वर्क्स दीज डेज। लोगों को अगर पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए तो लोग क्या करते हैं, अपना सोना बेच देते हैं क्या? नहीं, लोग क्या करते हैं, बैंक में गोल्ड गिरवी रखवा के गोल्ड लोन ले लेते हैं कि गोल्ड भी हमारे हमारा ही रहेगा बाद में और लोन हम चुका देंगे। समझ में आया ना हर्षित? जी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है कंडीशंस इम्पोज्ड बाय आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, ये तो मैंने आप लोग को सिंपली बता ही दिया है। इसी कारण तो मेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच किया आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, इन लोग अपना ही टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने लग गए। As per these conditions, India was required to cut down deficit in BOP। जो भी आपने पढ़ी ना, डेफिसिट इन बीओपी जो था, इन्होंने बोला कि आपको अपना डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। या तो इंडिया वालों आप लोग इंपोर्ट कम करो या तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओ, डेफिसिट कम करो। और बेटा जो ये मनी सप्लाई आप नोट छापे जा रहे हो, आरबीआई नोट छापे जा रहा है, नोट छापे जा रहा है, उसको भी कट डाउन करो। नोट नहीं छापना इतना, नोट छापोगे तो आप लोग के इंडियन रुपी का जो वैल्यू है वो गिरता जाएगा। आप लोग को लिबरलाइज करना है इकोनॉमी को। ये गवर्नमेंट जो इतना रेस्ट्रिक्शंस लगाए रखा है, ये सब नहीं चलेगा भैया, आपको लिबरलाइज करना है। जिसको बिजनेस खोलना है, जैसे बिजनेस खोलना है वो खोल सकता है, गवर्नमेंट इतना टेंशन नहीं क्रिएट करवाएगा वहां पे। आपको रेस्ट्रिक्शंस कम करना होगा, रेस्ट्रिक्शंस कम करना होगा ऑन इंटरनेशनल फ्लो ऑफ, ये देखो आ गया ये इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी, जो ट्रेड में आता है, और कैपिटल, जो मनी अपने देख चुके थे। ठीक है, तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स एकदम प्रेशराइज्ड हो गए थे और फिर जन्म हुआ एनईपी 1991 का। और जन्म फिर किसका हुआ बच्चों? एनईपी 1991, एनईपी 1991। आह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक शानदार स्टार्ट हुआ है अपना इस चैप्टर का। मैं आप लोगों को सोच रहा हूं कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी दूं दोपहर के समय टू कवर अप दिस चैप्टर। ठीक है, ये हम लोग नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी खत्म किए। आ जाओ तो, दिखते तो कौन बताता है मेरे को? यू का फुल फॉर्म क्या था? Fall of USSR USSR.
fall in USSR, USSR's fall. C, Conditions imposed by IMF and World Bank. very good. I का मतलब क्या था? Inflationary pressures. Inflationary pressures. M हो गया? Insufficient. Management was Sufficient inefficient. management. हाँ, मैनेजमेंट जो कि काफी इनएफिशिएंट था। अब दीपिका पदुकोण के ऊपर आते हैं। डी मतलब High Huge debt. डेट। डी मतलब हो गया डेट जो कि ह्यूज था। पी का मतलब क्या है? पब्लिक poor सेक्टर। performance of public हाँ। sector. पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस। पी का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस। बी का मतलब क्या हो गया बच्चों? Deficient in balance of payment. बी का मतलब हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट आ गया था। इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम किया जा रहा था। एफ का मतलब क्या हो गया बच्चों? Foreign exchange exchange reserves fall. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था, जो डॉलर्स का हमारे पास कलेक्शन था, उसमें गिरावट आ गया, उसमें गिरावट आ गया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी वेरी गुड। तो आज हमने एक ब्यूटीफुल स्टार्ट किया है इस चैप्टर का। हमें 3 स्तंभ देखने हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट डे मैं मिलूंगा आप लोगों से, अपने लिबरलाइजेशन स्टार्ट और खत्म कर देंगे, ठीक है ना। उस दिन भी मैं आप लोग को एक बढ़िया सा निमोनिक दूंगा ताकि आप लोग लिबरलाइजेशन का जो फीचर्स है वो याद रख सके। तब तक यूसी आई एम डीपी का पादुकोण बीएफ। अगर आज का क्लास पूरा क्लियर था, अर्षित क्या पूछ रहा है? पूछो बाबू। भैया आप इसका नोट्स दे दीजिए ना। ठीक है, अगर सबको सब कुछ क्लियर था प्लीज यस लिख दो, बोल दो, अंगूठा दिखा दो फटाफट। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जो लिख रहे हो बहुत बढ़िया, जो बोल रहे हो बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। भैया